नमस्कार दोस्तों। संसद का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया और यह सत्र इस मायने में इतिहास बना गया कि एक सत्र में विपक्ष के 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। आज 3 लोकसभा के सांसद सस्पेंड हुए और इस तरह से देखें तो लोकसभा के सस्पेंड विपक्षी सांसदों की तादाद आज शतक पार करने की स्थिति में थी, मतलब सेंचुरी आज पूरी हो गई। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक दिन में 78, एक सत्र में करीब करीब 150 सांसद बाहर हो गए। विपक्षी सांसद सड़क पर बाहर नारेबाजी कर रहे, प्रदर्शन कर रहे थे और उसी बीच संसद में कई तरह के अहम कानून, अहम बिल पेश हुए और पास हो गए। अमित शाह का भाषण हुआ और ये सब कुछ होता रहा विपक्षी सांसदों की गैर मौजूदगी में। और इस बीच आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक भी हुई थी। उस बैठक में कुछ अहम फैसले होने थे, लेकिन जो खबर बाहर आई उसके मुताबिक अभी उस गठबंधन से या गठबंधन की तरफ से अभी कुछ पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया कि कब सीट शेयरिंग होगी, किन किन राज्यों में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो किस तरह से सीट शेयरिंग करेंगे, कैसे साझा रैलियां करेंगे। खबरें जरूर आई कि जनवरी से साझा रैलियां करेंगे और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है जल्द से जल्द उस पर एक आम राय बन जाएगी। खबर उसी गठबंधन से ये भी आई कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। खबर यह भी आई कि अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। खबर यह भी आई कि 1 दर्जन गठबंधन के दल ऐसा चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्हें गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने रख के चुनाव लड़ा। लेकिन अभी कुछ फैसला नहीं हुआ। अब हमारे साथ एक खास मेहमान है आज, जिनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप सब उन्हें पहचानते हैं, केसी त्यागी उनका नाम है। 4 दशकों से ज्यादा, शायद 5 दशक का उनका राजनीतिक अनुभव है। 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तब सांसद चुने गए थे केसी त्यागी गाजियाबाद से। उसके बाद अभी हाल के वर्षों में राज्यसभा सदस्य रहे। लेकिन इन सब से हम राजनीति में जो चंद ऐसे पढ़े लिखे नेता हैं जिनका राजनीति पर जबरदस्त पकड़ है, न सिर्फ पकड़ बल्कि 50, 60, 70 साल की राजनीति के तमाम पहलुओं को बहुत बारीकी से समझते हैं, उसमें केसी त्यागी एक है। पीछे उनकी 3 तस्वीरें दिख रही हैं और वो तीनों ऐसी तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं जो जो बहुत मायने रखती हैं। केसी त्यागी जी के पीछे ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई और पीछे मेरे ख्याल से चे गुवेरा। इसके अलावा और भी कुछ तस्वीरें उनके पास लोहिया जी और जेपी भी दिख रहे हैं शायद। हाँ। तो ये केसी त्यागी जी की पहचान है। त्यागी जी, सबसे पहला भूमिका मैंने लंबी दी। पहला सवाल तो यही कि गठबंधन क्या करेगा, गठबंधन कैसे लड़ेगा, गठबंधन कैसे मोदी का मुकाबला करेगा, मोदी की मशीनरी के सामने गठबंधन कैसे चुनाव में उतरेगा, क्योंकि चुनाव में अब तो कहें तो 3.25 महीने बाकी है, अप्रैल से चुनाव होगा। उससे पहले ये 150 सांसद बाहर हो गए। तो आप कैसे देखते हैं? आपने संसद में देखा है, राज्यसभा देखा, लोकसभा देखा, 50 साल की राजनीति को करीब से देखा। क्या ऐसा कभी हुआ है? और आज अगर ऐसा हो रहा है, व्यापक जनादेश के दम पर अगर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी ऐसा सलूक कर रही है विपक्ष के साथ, तो विपक्ष के पास अब हथियार क्या है, उपाय क्या है, तरीका क्या है? अजीत जी, आपने काफी अच्छी व्याख्या की है। मेरा 50 साल का जो राजनीतिक अनुभव है, दोनों सदनों में रहने का जो मेरा अनुभव है, मैंने ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां कभी नहीं देखी। मैंने पढ़ा भी है, पंडित नेहरू के बारे में पढ़ा है। वो आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा थे गांधी जी के बाद। लेकिन वो कटुता, वो वेमनस, वो असहिष्णुता तब भी नहीं थी। इंदिरा गांधी मोदी जी से ज्यादा बड़े कैनवास पर थी जो देशभक्ति का है या राष्ट्रवाद का है, जब उन्होंने अपने शत्रु पक्ष पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे और शिमला समझौते के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो, जो 100 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने का दावा और वादा करते थे, घुटने टेक करके याचना करके यहां से गए। हमने वो इंदिरा गांधी भी देखी और हमने 425 का कांग्रेस का शासनकाल भी देखा राजीव गांधी जी का। लेकिन ये सबसे भिन्न है। उस समय राजनीतिक मतभेद होते थे, शाम को कार्यक्रमों में
हटा जाते थे, हंसते थे। आपके पास भी बहुत सारे हैं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी पंडित नेहरू की बहुत कड़ी आलोचना कर गए, लेकिन कटु आलोचना में आज की तरह की भाषा नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपका व्यक्तित्व भी कमाल का है। कभी आप चर्चिल दिखते हो और दूसरे क्षण आप चैम्बरलेन हो जाते हो। तो ये उनकी प्रशंसा नहीं थी, उनके चरित्र के दोहरेपन को वो एक्सपोज करना चाहते थे। ये गाली थी, पॉलिटिकल गाली थी, आज की तरह से नहीं थी। शाम को एक बैंक्वेट में जवाहरलाल जी कहते हैं, भाई आज तो अटल जी खूब धोया, आज हमको आपने बड़ा खराब किया, हमारा इमेज आपने। तो उस समय यही तो पॉलिटिकल अपोजिशन था और इसी तरह की भाषा इस्तेमाल होती थी। अब विपक्ष जो है वो शत्रु पक्ष है। कई बार तो लगता है जैसे चीन या पाकिस्तान के सेना अध्यक्षों के प्रति हम अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नंबर एक। नंबर दो, इस सरकार का जिसका आपने जिक्र किया है, लड़ने के लिए हम जयप्रकाश जी के 74 के आंदोलन में थे, 71 में इंदिरा गांधी ने चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीज, मधु लिमय सभी को हरा दिया था। लेकिन 74 के बाद जब जन आंदोलन ने जन्म लिया एक, और समूचा विपक्ष इकट्ठा हुआ दो, उसने बड़ी क्रांति कर दी। इंदिरा जी स्वयं चुनाव हार गई। 1984 में जो सिंपैथी राजीव जी के लिए थी, उनके भी 400 प्लस थे। 87 में जब हरियाणा में देवीलाल जी की सरकार बनती है, तुरंत वीपी सिंह का इस्तीफा होता है और बोफोर्स के सवाल को लेकर के हम लोग निकलते हैं। लेकिन तब में हमें एक फर्क समझ लीजिए, ना तो आज कोई जेपी है और ना आज कोई वीपी है और ना आजकल कोई बुलडोजर है देवीलाल टाइप जो सबको इकट्ठा करके चलाए। दूसरा, सारी चीजें जो हैं अब वो इस पे हो रही हैं। तब सड़कों पे होती थी, रोज जनसभाएं होती थी, कोई दिन नहीं था। आज की यहाँ है, कल वहां है, परसी जेपी मोमेंट में भी और वीपी सिंह और देवीलाल के टाइम पे भी। तो एक तो सभी विद्वान बड़े बड़े नेता हैं, एक तो जो संसद की लड़ाई है, जब तक ये सड़क पर नहीं आएगी। डॉक्टर भैया कहते थे संसद अगर बांझ हो जाए तो सड़कों को गर्म करो, लेकिन अब सड़कें भी शांत हैं और संसद में अराजकता है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आप और संसद आवारा हो जाएगी वाला भी एक उनका ये है ना। हाँ, वो भी है उनका। असल में उनका बहुत कम समय था संसद के अंदर, लेकिन उनसे ज्यादा इंटरवेंशन भी किसी के नहीं है और बहुत कठोर है। जवाहरलाल जी के साथ भी, इंदिरा जी के साथ, खैर छोड़िए। अब 3 राज्यों के चुनाव ने बता दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता से अकेले नहीं लड़ सकते। कांग्रेस पार्टी का पिछले चारों चुनाव में, तीनों में खासतौर से अकेले जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। मेरा और मेरे जैसे साथियों का आज भी मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन के नीचे ये चुनाव हुए होते तो मार्जिन ज्यादा नहीं है अजीत जी, कहीं 1.2 है, कहीं 0.4 है। वो कमी जो है, सतरंगी माहौल बनता तो उसमें इकट्ठी होती। कहीं ममता दीदी जा रही हैं, कहीं शरद कुमार जा रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार जा रहे हैं, कहीं अखिलेश जी जा रहे हैं। तो अकेले मोदी सरकार को, बीजेपी को हराने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। ये सबको मानना चाहिए। नीतीश जी के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं, पिछले साल सितंबर में कैसे हमने टाइम बर्बाद किया, इसका मैंने जिक्र पहले भी किया, मैं दोहरा तो चुके, महत्वपूर्ण पॉइंट है। देवीलाल जी की जयंती पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इकट्ठा गए थे। ये वो दौर है, याद कीजिए, जब तीसरा मोर्चा बन रहा है और हम भी तीसरे मोर्चे में रह चुके हैं और देवेगौड़ा और गुजराल तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी। इसमें के चंद्रशेखर राव, ममता दीदी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल आदि आदि शामिल हो चुके थे। पहला नेता है और पहला अवसर है जब नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बगैर देश में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं बन सकता।
और वो एक स्टेज पे खड़े होकर के उन्होंने प्रकाश सिंह बादल को भी और ओम प्रकाश चौटाला को भी हाथ जोड़ करके कहा कि मैं जी, आपके जी, साथ हाथ मुझे जोड़ याद जी। हैं जी, जी, आपने कि बताया था इसके बारे में, पहले भी विस्तार से एक बार आपने बताया था, जी नीतीश कुमार की भूमिका को और लेकर क्या वहां से लौट करके वो आते हैं अजीत जी जी, और जी, सोनिया जी से और राहुल गांधी जी से वो लालू हुँ, प्रसाद जी मिलते हैं। 3 हुँ, महीने तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है फिर। हुँ, नीतीश कुमार फिर सक्रिय होते हैं हुँ, और उनके प्रयासों का ही नतीजा है हुँ, कि राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के बगल में केजरीवाल भी बैठे हैं, हुँ, अखिलेश यादव जी बैठे हैं, ममता दीदी बैठी है। दैट वाज द हिस्टोरिकल डे ऑफ द अपोजिशन यूनिटी विद द एफर्ट वन एंड हुँ, ओनली वन दैट इज नीतीश कुमार। हुँ, उसके बाद ये प्रचार किया जाता है जैसे वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए कर रहे हैं। यद्यपि मैं हुँ, ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूँ कि हुँ, एक तो जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं वो बहुत हुँ, कामयाब हुए हैं। चाहे हुँ, मुरारजी भाई हों, चाहे चौधरी चरण सिंह हों, चाहे वीपी सिंह हों, चाहे चाहे देवेगौड़ा हों। चंद्रशेखर हो, चंद्रशेखर नहीं मुख्यमंत्री नहीं थे वो। चाहे नहीं मैं सॉरी आप मुख्यमंत्री बोले, सॉरी, सॉरी, माफ करिए, मैं प्रधानमंत्री सुन रहा और, था। और सबसे कामयाब एंड अबोल नरेंद्र हुँ, मोदी जी, हुँ, पीवी नरसिंहा राव जी। हुँ, तो एक दूसरा नीतीश कुमार का जो स्वच्छ है राजनीतिक जीवन उसकी हुँ, प्रशंसा प्रधानमंत्री ने की एक नहीं कई मौकों पर कि हुँ, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीज और अब नीतीश कुमार अकेले हुँ। सोशलिस्ट लीडर हैं जिन पर जात पात का भ्रष्टाचार का किसी तरह का कोई सर देखिए, आरोप वो तो मोदी जी जब साथ होते हैं तो उन्होंने की तारीफ, लेकिन यही मोदी जी हैं जब अलग हुए थे तो नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा, इसलिए हम उस उठा पर देते नहीं जाते। वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है केसी त्यागी जी, आप जानते हैं, साथ रहने पे वो कुछ भी है और अलग होने पर डीएनए है। अब मैं जरा थोड़ा प्रेजेंट में आता हूं, क्योंकि इस पर हमने पहले भी आपने एक बार विस्तार से कहा था कि जैसे आपने कहा हमने देर कर दी। मैं देख रहा हूं जैसे आपका एक बयान है 3 दिन पहले का, 4 दिन पहले का, गठबंधन की बैठक से पहले, कि हम इतनी धीमी गति से चले हैं और हम लेट हैं, बीजेपी बूथ लेवल की कमेटी बना रही है और हम अभी मतभेद नहीं भुला पाए, हमें तो कल से ही संयुक्त रैली करनी चाहिए, आपका बयान है। वो कल तो अब पता नहीं कब आएगा, शायद जनवरी में आए, लेकिन उस बैठक से भी कोई ऐसा सॉलिड नतीजा नहीं निकला या हम लोगों के सामने नहीं आया कि तुरंत अब इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है, वो भी तब जब चुनाव में कहें तो सिर्फ 3 महीने बाकी है। नोटिफिकेशन तो 2.5 महीने बाद हो जाएगा, 2.25 महीने बाद, मार्च के पहले हफ्ते में। अजीत जी हमने बहुत समय गवाया है यही हम्म, मेरा पीड़ा थी हम्म, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम गठबंधन में रहे हैं हम्म, उनकी ताकत का भी हमें एहसास है हम्म, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी सीपीएम हुआ करती थी नॉट कांग्रेस हम्म, जो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं में सक्रिय रहती थी क्योंकि जन हम्म, आंदोलन से जुड़ी हुई हम्म, और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है दूसरा जब हम जनसंघ के साथ थे तो टूटी हम्म, एम्बेसडर में चलते थे अब इनके हम्म, सारे नेता हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं उनकी हम्म, कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है हम्म, और पूरा का पूरा कार्यकर्ता चाव में है उमंग में है हम्म, उत्साह में है हम्म, जैसे हम जीपी हम्म, मोमेंट में हुआ करते थे जैसे हम हम्म, वीपी सिंह के मोमेंट में चाव में उमंग में रहते थे वो कार्यकर्ता हम्म, आज बीजेपी का है जो इंडिया घटक दल के कार्यकर्ता हैं उनमें फिलहाल वो जोश नहीं है जो जेपी मोमेंट में या वीपी मोमेंट में था एक फर्क तो ये हम्म, हो गया हम्म, दूसरा अभी संपूर्ण तालमेल का अभाव है जैसे मैं एक उदाहरण आलोचना के तौर पे नहीं तथ्य के तौर पे रखना चाहता हूं ममता दीदी जब दिल्ली आती हैं तो अरविंद हम्म, केजरीवाल जी के आवास पर जाती हैं हम्म, देश के सारे नामी गिरामी पत्रकार वहां मौजूद हैं उनसे हम्म, पूछते हैं कि प्रधानमंत्री पद का कौन दावेदार आप कल घोषणा करोगे ममता दीदी कहती हैं ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है मुंबई में फैसला हो चुका है कि सीएम पीएम पद के लिए हम किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे देश की 140 करोड़ जनता हमारा चेहरा है हम्म, अगले दिन मीटिंग में अचानक वो घोषणा कर देती हैं कि क्यों ना खड़गे साहब को बना दिया जाए हम्म, केजरीवाल जी के साथ वार्ता में मौजूद हैं केजरीवाल जी भी कहते हैं तो इस तरह के जो मैं गैर गंभीर नहीं कहना चाहता क्योंकि दोनों बड़े नेता हैं लेकिन ऐसे वक्ताओं से मजा खराब होता किरकिरा होता या तो हम सब लोग बैठ करके तय कर लें
आप जो हैं अखिलेश जी से बात करो, आप स्टालिन से बात करो, नीतीश जी से करो, लालू जी से करो, शरद पवार से करो, और नेताओं से करो। अचानक इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो मेरा ये है। दूसरा, भोपाल की रैली तय हुई थी, वहां के नेता को इतना गुमान था कि वो अपने बलबूते पे जीतेंगे। कई नेताओं की आदत होती है गलों की शेयर ना करने की, वो मीटिंग भी कमलनाथ। कैंसिल कर दी गई। हम्म। आप लीजिए ना, हम्म। अब हम लोग भी अकेले मीटिंग करेंगे तो फिर जाता है इंप्रेशन कि इंडिया गठबंधन का क्या हुआ। तो जो इसका नेतृत्व है, खास तौर से कांग्रेस पार्टी, उसको लीड लेनी चाहिए, सबके साथ बैठना चाहिए एक। एंड अब ऑल, कांग्रेस पार्टी से हरियाणा में, हिमाचल में, झारखंड, सॉरी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में वो बड़ी पार्टी है, वो तय करें कि किसी के रिसीट छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एसपी प्लस लोकदल, बिहार में जेडीयू प्लस आरजेडी, तमिलनाडु में डीएमके प्लस, पश्चिमी बंगाल में ममता प्लस, वो के साथ मिलकर के स्पेस तय करना पड़ेगा। आप टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, जो बयान कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के आते हैं। यद्यपि खड़गे जी और राहुल जी के वक्तव्य से कोई इस तरह की का वक्तव्य नहीं आता है, जो अच्छी बात है। अब बीच में एक दो काउंटर सवाल है, उसके बाद फिर उस पे आते हैं। जैसे आपकी बात से लगा कि आप लोगों को इस बात की नाराजगी है जेडीयू को कि ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम वहां मीटिंग में क्यों रखा गया या केजरीवाल ने उनको सेकंड क्यों किया, ये नाराजगी है। तो अगर ये नाराजगी है तो क्या इसका मतलब नीतीश कुमार एक तरफ से कहें कि हम दावेदार नहीं है, क्या वो दावेदारी नीतीश कुमार की तरफ से है या क्या वजह है? फिर भाई मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के सीनियर लीडर है, कई बार विधायक रहे, सांसद है और उनकी एक राजनीतिक भूमिका है 50-60 साल की, तो दलित नेता है, दलित चेहरा है, क्या दिक्कत है अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ही रखा गया? तो आपको ऐतराज क्या है? ऐतराज, हाँ सॉरी, कोई ऐतराज नहीं है, गलत आप व्याख्या कर रहे हैं। नहीं वही समझना चाह रहा हूँ। नहीं, सर्वानुमति बनाओगे इस पर के कि उनके नाम को रख करके यहाँ अड़चन पैदा करोगे। और सभी नेता है, माफ करना, शरद पवार उनसे भी सीनियर हैं, उनसे भी ज्यादा अनुभवी हैं। ममता बनर्जी अपने बलबूते पे कांग्रेस को भी, लेफ्ट को भी ठेंगा दिखा चुकी है। तो ममता ने ही तो नाम रखा। नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे, नाम तो बहुत अच्छा होता। ममता दीदी होमवर्क करके सर्वानुमति से खड़गे जी का नाम प्रस्तुत कराती, वी वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट पार्टी। नहीं हुआ ना, खड़गे जी को खुद ही कहना पड़ा, क्योंकि सर्वानुमति नहीं थी। और इतने बड़े सीनियर लीडर को ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए, सबको विमर्श में लेना चाहिए। खड़गे जी के नाम पे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। नीतीश जी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। हमारी पार्टी ने कभी कोई प्रस्ताव इस तरह का नहीं किया। यद्यपि काबिल प्रधानमंत्री बनने के लिए जितनी योग्यता किसी नेता में होनी चाहिए, वो सब नीतीश कुमार में उपस्थित है, मौजूद है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है केसी त्यागी जी कि नीतीश जी भले कहें कि हम दावेदार नहीं हैं या हम उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन वो उम्मीदवारी कहीं न कहीं हैट उनकी उस रिंग में रखी हुई है, बिना रखे हुए अदृश्य मिस्टर इंडिया मान लीजिए। क्योंकि ये समझ में बात नहीं आ रही कि नहीं भी है और आप बार बार नीतीश कुमार सबसे योग्य हैं और ये सब आप बता भी रहे। नहीं, मैंने सबसे योग्य नहीं कहा, आप मेरे नहीं मतलब योग्य है, उनकी योग्यता की बात जो कर रहे हैं। और वो योग्यता उनमें नहीं, वो शरद पवार में भी है, वो खड़गे जी में भी है, वो राहुल जी में भी है, ऐसा नहीं है, वो अखिलेश यादव जी में भी है। खाली मैंने उनके लिए नहीं कहा। अच्छा, अब इन सब बातों से तो त्यागी जी ये हो रहा है ना कि आप बताइए 2.25 महीने बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा, 2.25 महीने मान ले, 2.5 महीने अधिकतम मान ले, और उसके बाद अभी ये स्थिति है। आप ही का बयान मैंने अभी कोट किया और आप कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई और अभी तक सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला कहीं सामने आया नहीं। जो मुंबई में मीटिंग हुई थी उसमें हुआ था 11 लोगों की एक सदस्य समिति बनी, कई कमेटियां बनी, किसी कमेटी में आप भी हैं, लेकिन कुछ होता है ना, 9 दिन चले 2.5 कोस, तो चले ही नहीं। 108 दिन के बाद दिल्ली में बैठक हुई, तो फिर इसका मतलब ये गंभीरता नहीं है या आपस में सामंजस्य नहीं है या वो विल पावर नहीं है, क्या है?
देखिए 2.5 कोस जो हैं ज्यादा बता रहे हैं आप। एक मीटिंग अच्छा। भी नहीं चली। हम्म। मुंबई की बैठक के बाद एक कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ। जी। आज तक उस कमेटी कोई बैठक ही नहीं हुई, 3.5 महीने हो चुके। हम्म। और हम जब उन आंदोलनों में थे हम्म। जिनका मैंने जिक्र किया, बार-बार नहीं करना चाहता हूँ, रोज मीटिंग होती थी। हमारे झगड़े भी होते थे, लेकिन सड़क पर हम सब लोग एक होते थे। तो मैं कोई आरोप के तौर पे नहीं कह रहा, सुझाव के तौर पे कह रहा हूँ, चूंकि कोऑर्डिनेशन के काम में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में भी और विपक्ष में भी सबसे ज्यादा आक्रामक भी दिखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से छुटकारा दिलाने के लिए। इसीलिए लीड लेने का काम उन्हीं को करना है, उन्हीं के इनिशिएटिव के साथ है। क्यों नहीं रोज सभाएं होनी चाहिए? समय कितना बचा है? आप याद करो, उस समय तो आप भी मूवमेंट के आसपास रहे होंगे। एपी के देश का कौन सा कोना है जहां मीटिंग नहीं होती थी? वीपी सिंह की कौन जगह है जहां मीटिंग नहीं होती थी? इंदिरा गांधी है, कौन जगह है? एंड अब ऑल नाउअडेज कोई दिन है, कोई जगह है जब बीजेपी या इसका नेता चुनावी मोड में नहीं है? आज भी जिस दिन 3 राज्यों में सरकार बनी है, अगले दिन फिर मीटिंग हुई है उनकी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए। चलिए, लेट हो गए हैं, अब दुरुस्त होने का टाइम है। हम चाहते हैं कि सीट शेयरिंग का काम हो और जो मैंने बताया, राज्यों के जो ताकतवर नेता हैं, उपराष्ट्रवाद, सब नेशनलिज्म, ये राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं हो रहा, आपकी जानकारी के लिए राज्य स्तर पर हो रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे प्रेजेंस कांग्रेस पार्टी की है। और एक और चीज दर्द के साथ कहना चाहता हूं, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की पराजय का अफसोस हमें कांग्रेस वालों से ज्यादा है, उनसे ज्यादा पीड़ा। अगर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत गई होती तो 2024 की मंजिल हमारे आसपास होती। हम इस गठबंधन की मां हैं, दाई नहीं है। नीतीश कुमार इज द प्रोड्यूसर, इनिशिएटर ऑफ दिस मोमेंट, वरना तीसरा मोर्चा चल ही रहा था। और मोदी जी 2024 में बगैर लड़े बनी रहे थे। अब इससे पहले जब मीटिंग हुई है पटना की, 400 के करीब सीटें ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हो गई, जहां 1 अगेंस्ट 1 हो सकता है। हिमाचल में हो सकता है, हरियाणा में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, तमिलनाडु में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है, बिहार में लगभग तय है, महाराष्ट्र में लगभग तय है। क्या दिक्कत क्या थी? कर्नाटक में तय है। ये 400 प्लस सीटें हैं, ज्वाइंट कैंपेन हो, ये तो लगभग तय हो गया था। और सब पॉलिटिकल बहुत अहम बात आप कह रहे हैं त्यागी जी, बहुत अहम कह रहे हैं, बहुत गंभीर बातें आप कह रहे हैं, सही बात है। जून में पहली मीटिंग हुई थी पटना में, अगर मुझे याद है, तारीख अभी ध्यान नहीं आ रहा। जून में पहली मीटिंग हुई थी और अब से देखें 6 महीने हो गए। 6 महीने में 4 मीटिंग हुई, तीसरी और चौथी मीटिंग के बीच 108 दिन का फासला है, लगभग 3.5 महीने। और उसके बाद वही जो मैंने कहा 9 दिन चले, 2.5 कोस, आपने कहा कि 2.5 कोस बहुत ज्यादा है। तो अब अगर कहीं नहीं पहुंचे तो आपको क्यों, क्या लग रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? जरा वो भी तो समझे आपसे। आपकी पीड़ा निकल के आ रही है आपके शब्दों में, लेकिन वो हो क्यों नहीं रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो कैसे माने कि हो जाएगा अगले 15-20 दिन में सब कुछ? सीट शेयरिंग पे सारा फॉर्मूला तय हो जाएगा, बंगाल में ममता बनर्जी और लेफ्ट और कांग्रेस के बीच रास्ता निकल जाएगा, यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के बीच अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, बिहार में सब कुछ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये कैसे माने अगले 15 दिन में, जब आप कह रहे हैं कि एक कमेटी के सदस्य आप भी बने मुंबई में और उसके बाद उस कमेटी की आज तक मीटिंग नहीं हुई? अजीत जी, जो मेरा पुराना अनुभव है, जब सत्ता विरोधी रुझान काफी तेज हो जाते हैं तो एकता करके हम पराजित कर सकते हैं। मुझको याद है 1974-75 का, चौधरी चरण सिंह जयप्रकाश जी से कहते हैं कि एक पार्टी बनाइए। जयप्रकाश जी कहते हैं नहीं, जन आंदोलन से ही पार्टी निकलेगी। मुरारजी भाई पक्ष में नहीं है, मदोली में जॉर्ज फर्नांडिस पक्ष में नहीं है, जनसंघ पक्ष में नहीं, अकेले चरण सिंह है। हम जब जेल चले जाते हैं तो अंदर एकता हुई मिलती है। जिस दिन जेल से बाहर आते हैं, घंटे भर में पार्टी बन जाती है और 2 दिन में हम कांग्रेस को हरा। ये कहना मैं चाहता हूं कि एक तो सत्ता विरोधी जो रुझान है वो बनाने पड़ेंगे, आपको उसके इश्यूज आर्टिकुलेट करने पड़े। इतने सवाल तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने भी नहीं दिए जितने इन लोगों ने दे दिए। लोकतंत्र पे बहस कीजिए,
इंदिरा जी ने जेल भेजा था हमको, है? लेकिन सही सलामत वापिस आ गए थे ना। आज तो डर लगता है जेल जाते हुए भी। मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी भी कोई वक्त खराब नहीं हुआ है। जो 400 450 सीटें बनी हैं, मंडल वाइज, कमिश्नरी वाइज, अब आप बीजेपी तो बूथ पे काम कर रही है, मैं तो आपसे कह चुका हूं, कोई बूथ नहीं है, मेरा बूथ मेरा हक, पन्ना प्रमुख सब अपॉइंटेड है। अब और अर्थ उत्साह पन्ना में प्रमुख हो गए, दरअसल पन्ना प्रमुख तो योगी, पुरानी बात हो गई। हाँ, अच्छा, पैसे की भी कमी नहीं है, सरकारी तंत्र साथ है, एंड अब ऑल उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनके जो इश्यूज हैं वो जमीन भी पकड़ रहे हैं। ऐसा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण 47 में भी नहीं था। 47 में जब पश्चिमी यूपी में मेरे इलाके में मुसलमान जा रहे थे पाकिस्तान, तो हमारे पुरखे, हमारे इलाके में त्यागी, जाट और ठाकुर ऊंचे पैमाने पे मुसलमान थे, तो हमारे पुरखे रोक रहे थे मत जाइए, और उन्होंने बिस्तर बांधे हुए थे, खोल लिए थे। आज बिस्तर दोबारा खुले। अब इन सब सवालों को कहो तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण माना जाता है। अब इंसाफ जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण हो गया। वो नौकरियों में नहीं, रोजगार में नहीं, डरे हुए हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने बना दिया हर चीज को। जवाहरलाल को उन्होंने इरेलीवेंट कर दिया, जो आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नायक है। महाराजा हरि सिंह ने 15 अगस्त 1947 को चिट्ठी लिख करके नहीं दी इंडियन यूनियन के लिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए। इट वाज शेख अब्दुल्ला, चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी विल गो टू पाकिस्तान, हिंदू मेजोरिटी विल बी विद इंडिया। फारूक अब्दुल्ला खड़ा होता है, जिन्ना को मना करता है कि नहीं, मैं थियोक्रेटिक स्टेट में नहीं, मैं गांधी के सेकुलर स्टेट में रहूंगा। ठीक है, अब ये इसके लिए भी जवाहरलाल दोषी है। गलती महाराजा हरि सिंह की है, और बल्कि वो तो पाकिस्तान से भी होम नोबिंग कर रही। उन्होंने 5 सूत्री प्रोग्राम दे दिया, जो उसको माना गया मैं उसके साथ जाऊंगा। पाकिस्तान ने, लियाकत अली ने हाँ कर दी। तो इतिहास को भी तोड़ मरोड़ के आप पेश करेंगे। इतिहास जो है उस दौर की जो घटनाएं होती है उसका साक्षी होता। आप तो साक्ष्य बदल रहे हो। ये बताइए त्यागी जी, सही बात करें, इस पर हम लोग बहुत बात करते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बाद भी विपक्ष के करीब करीब 150 सांसद संसद से बाहर कर दिए गए। एक दिन में 78, एक दिन में 49, और उसके बाद डंके की चोट पर कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बाहर जाना है जाओ, और कानून जो क्रिमिनल लॉ है, वो बिल है, वो पास हो जा रहे हैं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर वो पास हो जा रहे हैं, भाषण भी हो रहा है अमित शाह का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सवाल उठता है फिर विपक्ष लड़ेगा कैसे, जब यहाँ आप कह रहे बैठक हो रही है, औपचारिकता है, या उन औपचारिकताओं में जो रफ्तार होनी चाहिए वो नहीं हुआ। तो अब जैसे मैं देख रहा हूं त्यागी जी, आप ही की पार्टी के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन की बैठक महज चाय बिस्किट पर चर्चा होकर रह गई है। कांग्रेस सुप्रीमो बनने के चक्कर में क्षेत्रीय पार्टियों को साइड कर रही है और इससे काम नहीं चलेगा, और उनको क्षेत्रीय दल को आगे रखकर काम होगा, नहीं तो अगली बैठक करना भी मुश्किल है। तो ये जो नाराजगी है जेडीयू की, ये सबसे मुखर है। तो सबसे मुखर जेडीयू की नाराजगी क्यों है, जो ऑन रिकॉर्ड है? बाकी कोई ऐसे बयान किसी के आ नहीं रहे बात करने। उनका वक्तव्य आधिकारिक वक्तव्य नहीं। एक वो जेडीयू से की पॉलिटिकल लाइन से अलग हट के सोच भी रहे हैं और कुछ इरादा भी कर रहे हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जी। हाँ, हमारी नाराजगी जो है वो परिवार की नाराजगी है, उनकी नाराजगी परिवार जैसी नहीं है। नीतीश कुमार ने एफर्ट करके, हम तो माफ करना, मुझे मिसअंडरस्टूड ना समझा जाए, हम लोग तो वहां से बहुत कंफर्टेबल थे, यहाँ से ज्यादा कंफर्टेबल एनडीए में थे, बता दें आपको। आइडियोलॉजिकली नहीं थे, हाँ, आइडियोलॉजिकली परेशानी हमें थी। हमारे 2 एमपी थे 2014 में, उन्होंने 17 एमपी दिए हमको। क्या किसी पॉलिटिकल सिस्टम में आज ये पॉसिबल है? लेकिन वैचारिक तौर पर हम उनसे हर सवाल पर डिसएग्री करते थे। इसीलिए ये तो वैचारिक बेईमानी हुई ना, कि वैचारिक तौर पर 36 का रिश्ता हो। पहले आप एक बार अलग हो गए गुजरात के सवाल पर और बाकी सवाल पर, अब एमपी ज्यादा आ गए, तो आप सिर्फ जीत की राजनीति फिर कर रहे हैं ना, कि बीजेपी के साथ कॉम्बिनेशन में हमको सियासी फायदा, इसलिए आप बात कर रहे हैं।
तो कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं जब आप खुद ही करें वैचारिक तौर पर हम असहज थे। हालांकि लंबा रिश्ता चला, 16 साल और 2 साल और मिला दे तो 18 साल का रिश्ता चला बीजेपी से। अजीत अंजुम जी, हमने तो बीजेपी की दशा दिशा बदल दी थी। जिस दिन जॉर्ज फर्नांडिस बने हैं एनडीए के कन्वीनर और नीतीश कुमार उनके सहयोगी हैं, हमने सारे उनके वैचारिक सवाल खूंटी पे टंगवा दिए थे। खबरदार आर्टिकल 370 का जिक्र किया तो नहीं। खबरदार यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, बीजेपी ने किया तो नहीं। खबरदार राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में जुलूस निकला तो नहीं ना। जो कहते थे बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जब तक अटल बिहारी, जॉर्ज फर्नांडिस, अडवाणी एरा रहा है, ये सारे सवाल जो है हमने बीजेपी के खत्म करा दिए थे। ये हमारा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं था, हमारी वैचारिक प्रकृति का प्रतीक था। और वो थोड़ा अटल जी एकोमोडेटिंग भी थे, इसमें दो राय नहीं है। अब वो गए, वो एरा खत्म हुआ, उन्होंने मनमानी शुरू कर दी। लेकिन प्रोटेस्ट के तौर पर हम एनडीए में थे। जिस दिन आर्टिकल 370 आया है, हमने वॉकआउट किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक दिन नीतीश कुमार की चिट्ठी है एनडीए में होते हुए कि नहीं, ये सवाल मत उठाओ, आम सहमति बनाओ, सभी स्टेक होल्डर से बात करो। तो वैचारिक तौर पर हम नहीं डरे कभी भी। और दूसरा ये है, आपको पता है हमारा जन्म गैर कांग्रेसवाद में हुआ था। अब कांग्रेस कहने लगे कि आप तो अवसरवादी हो गए, हमारे साथ जुड़ गए। तो ये तो राजनीति की परिभाषा है। नहीं, अवसरवादी तो आप हुए ही, चलिए वो लंबी बातचीत हो गई। हुए ही कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के डिनर से नाराज हो गए, पोस्टर से नाराज हो गए, अलग हुए, फिर उसके बाद साथ हुए, फिर आरजेडी के साथ गए। तो ये बहुत फ्लिप फ्लॉप हुआ, लेकिन उस पर हम नहीं जाते। हम फिर प्रेजेंट और आगे की बात करते हैं। तो अब सवाल ये है, चूंकि आप एक सीनियर लीडर हैं त्यागी जी, और जैसा कि मैंने कहा कि 5 दशक की राजनीति आपने देखी है, और मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की जबरदस्त कामयाबी अभी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में 160 पार करके 163 जाना बहुत मामूली बात नहीं है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में और बाकी। लेकिन अब आते हैं कि फिर ये रास्ता निकलेगा कैसे? क्या आपने मानसिक तौर पर हार मान ली है कि बहुत नामुमकिन है मोदी की मशीनरी, उनका जो उनकी लोकप्रियता है या उनका जनादेश है, उसके सामने जो आपके शब्दों में कई बार हताशा दिखती है? जब मैंने कहा 9 दिन चले 2.5 कोस, आपने कहा नहीं, आपने बहुत ज्यादा कहा। नहीं, निराशा नहीं है, मैं चैलेंज के रूप में इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की संख्या राजीव गांधी से 100 कम है। नरेंद्र मोदी की प्रखरता और तथाकथित राष्ट्रवाद इंदिरा गांधी के राष्ट्रवाद से कम है। जब वो पराजित हो सकते हैं दल इकट्ठा करके, तो ये क्यों नहीं हो सकते? और वो विल पावर अकेले जेडीयू की नहीं है, इसमें लीड सबसे ज्यादा कांग्रेस को लेनी है। और जो सीट शेयरिंग का काम है, अब वो 25 सीट मांगने लगे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता ने मुझसे कहा। और अखिलेश यादव को वहां घुसने का मौका भी ना दी। अखिलेश यादव को 4 सीट नहीं दी है, लेकिन दूसरे यादव को पूरा मध्य प्रदेश दे दिया बीजेपी ने। तो ये थोड़ा फराक दिली से काम होगा, दरिया दिली से। और ये सभी को दिखानी है, मेरी पार्टी को भी, सबको। लेकिन मंजिल दूर नहीं, ना मंजिल दूर है, ना पराजित करना दूर है, ना हमारे हौसले कम है। हमारे जो कष्ट है वो वही है, जब बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ उसे हर डॉक्टर के पास ले जाती है। नीतीश कुमार और जदयू इंडिया की माँ है, इसलिए कभी कभी हमें पीड़ा होती है। बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, पढ़ लिख करके काबिल बने, ये माँ का दर्द। लेकिन सही है त्यागी जी, लेकिन कांग्रेस मानेगी कि हम तो 1885 की इतनी पुरानी पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, और हमारा फुटप्रिंट सारे राज्यों में है। 11 करोड़, हमें 11 करोड़ से ज्यादा वोट मिला 2019 के लोकसभा में, और उसके बाद हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो अगर वो बिग ब्रदर की भूमिका में फिर उसी तरह से बार्गेनिंग में उतना नहीं झुकती है, जैसे आपने कहा यूपी में 25 सीट चाहिए, वैसी स्थिति कहीं बंगाल में और बाकी राज्यों में भी जहां साझा गठबंधन करके क्षेत्रीय दलों की ज्यादा हैसियत या अहमियत के हिसाब से कांग्रेस को गिव अप करने की जरूरत है, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अगर नहीं करेगी तो बात अटकेगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस उसके लिए जो बात हो रही है टेबल पर, जो गठबंधन में, क्या उसके लिए कांग्रेस तैयार है कि माने कि 400 सीटों पर 1 वर्सेस 1 की लड़ाई की स्थिति बन सकती है? अजीत अंजुम जी,
सभी दलों को इंक्लूडिंग माई पार्टी तय करना है कि ये सारी सीटें हमें आपस में बांटनी है कि सबकी सब बीजेपी को देनी है। हमें बीजेपी के हाथों तो लुटना मंजूर है, अपने साथियों में बांटना मंजूर नहीं है। ये जो कंसेप्ट है यही तो सुसाइडल है। ये और एक के लिए नहीं कह रहा हूं, सबको ये मन बनाना है कि सारी सीटें बीजेपी की झोली में देने के बजाय थोड़ी थोड़ी हम सब लोग बांट लें। निश्चित तौर पर देखिए, अब ये कुछ भी कहते रहे किसानों की सभा, मैं तो किसान परिवार से हूं, इतना पीड़ा है। अभी कमिश्नर मराठवाड़ा की रिपोर्ट आई है कि 1 लाख किसान मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं आत्महत्या करने के। विधान की बात पढ़े लिखे लोगों की है, बिल्कुल टोटल कोलैप्स से। और आप कह रहे हैं ना इन्होंने सस्पेंड कर दिया, इनकी चलेगी तो ये इनको संसद में नहीं देखना चाहते, ये मन है। तो जो चुनौती चूंकि बहुत बड़ी है, जो मुझे आप कह रहे हैं मैं नाराज या हताश दिख रहा हूं ना, डॉक्टर लोहिया ने कहा विल टू पावर होनी चाहिए, भूख हमारी तेज होनी चाहिए। कांग्रेस की इतनी भूख हो कि 2-3 महीने के अंदर ही इस सरकार को जाने दें। तो पॉलिटिकल पावर जो है, पॉलिटिकल विल जो है, जब तक नहीं हम लोगों में होगी, और हराना और हटाना मुश्किल नहीं। मैं इन दोनों परिवर्तनों के बीच में रहा हूं, 77 में भी रहा हूं, इंदिरा जी खुद हार गई थी, 85 की 85, 89 का मैं रहा तो उस पार्लियामेंट में भी था, और वो राजीव गांधी तो 400 कुछ का था भाई, ये तो 415 शायद, 415 शायद, हाँ। इसलिए सबको मिलकर के और 15-20 दिन के अंदर सीटों का तालमेल करना चाहिए। सारी सीट बीजेपी को ना दे के अपने मित्रों में बांटने के प्रयास करने चाहिए। कोई मुश्किल लड़ाई नहीं, वी विल विन। अच्छा, अब एक सवाल, 2 सवाल और रुकिए कि किन किन राज्यों में लगता है कि क्षेत्रीय दलों के सामने कांग्रेस को उदारता दिखाते हुए कम सीटों पर तैयार होना चाहिए, या किन राज्यों में पेचीदगी है जिसकी वजह से सीट शेयरिंग पर बात अटकेगी या अटकी हुई है या तय नहीं हो पा रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश में 1 या 2 विधायक है कांग्रेस पार्टी का, वहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बिहार में, तमिलनाडु में भी वो डीएमके के साथ होने की वजह से, ममता दीदी के साथ उनके रिश्ते खराब हैं। शरद पवार बहुत अकोमोडेटिंग और बड़े नेता हैं। इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर के तालमेल करनी चाहिए, लेकिन दिक्कत पंजाब में आएगी। आम आदमी पार्टी समझती है कि तेहरे की तेहरे उनकी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वहां कांग्रेस पार्टी की भी 6-7, और वो ऐसी स्टेट है जहां बीजेपी गैर हाजिर है। दिल्ली में अगर इकट्ठे मिलकर नहीं लड़े तो 7 की 7 सीट बीजेपी की है, किसी कागज पे लिखवा लीजिए। और कितनी सीट? 7 दिल्ली की बात है, हाँ ठीक है, हाँ। तो दिल्ली में पेचीदगी होगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की भी 4-3, 5-2 इस तरह की चीज पे फंसेगा मामला। आपके चैनल पे मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि 4-3 करा दी। मैं तो करवाने वाले में नहीं हूं, लेकिन वो तैयार है। हरियाणा में 1 सीट आप इनेलो को दे दीजिए। नहीं, तो 4-3 में केजरीवाल 4 चाहते होंगे, कांग्रेस को 3 देना चाहते होंगे, कांग्रेस 4 चाहेगी, 3, तो ये 1 सीट पे फंस जाएगा मामला। 7 लड़के जीत जाए तो अच्छी बात है, विल बी हैप्पी, हम तो 7 के 7 दे देंगे। हरियाणा में 1 सीट इनेलो को छोड़नी चाहिए, 1 आम आदमी पार्टी को। 7-8 सीट हरियाणा में हमारा गठबंधन जीत जाएगा, वहां दिक्कत है। आसाम में जो अजमल की पार्टी है उससे तालमेल करने को तैयार नहीं है। 1-2 सीट होकर दे करके वहां पे गठबंधन हो सकता है, ज्यादा विवाद नहीं है। हाँ, उड़ीसा है, उड़ीसा में क्षेत्रीय दल वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। 1-2 सीट सीपीआई सीपीएम वगैरह रहे हैं, उनके साथ हो सकती है। असंभव कोई चीज नहीं है, अगर मन बड़ा हो। बिहार में भी कोई पेच है क्या केसी त्यागी जी? नहीं, कोई पेच नहीं है। दोनों पार्टियां हैं प्लस कांग्रेस है, और सीपीआई सीपीएम सीपीआई एमएल है। इसलिए हम लोगों के बीच में हम सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाते हुए कोई मतभेद नहीं है। सबसे आइडियल बिहार है। लेकिन पेच तो फिर यूपी में होगा ना, कि जैसे यूपी में 2 सीट मान लो असेंबली में है कांग्रेस की, 1 ही लोकसभा में है, अमेठी तक हार गई कांग्रेस,
मेरे ख्याल से अगर मुझे याद है तो 2.5% के आसपास वोट विधानसभा में कांग्रेस को मिला था, सिर्फ 2 सीट। और उस स्थिति में 20-25 जितनी भी मांगती है, क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को 10-15 ऐसी सीट भी देकर एकोमोडेटिव है, या अखिलेश भी चाहते हैं कि 80 में ज्यादा से ज्यादा हम लड़े, 2-3 सीट दे? क्या जानकारी है, कहां पेच अटक सकता है? कांग्रेस कितना नीचे जा सकते हैं, अखिलेश कितना छोड़ सकते हैं? ये थोड़ा प्रीमेच्योर है बट समझने के लिए, या क्या होना चाहिए विन विन सिचुएशन? मैं चैनल पे नहीं समझा सकता, आपको निजी बातचीत में समझा दूंगा, लेकिन समझौता हो सकता है। और अखिलेश यादव जो अपने पिताश्री की जो राजनीतिक ताकत थी, चूंकि मैं उनके साथ रहा हूं, उसके सही वो हेयर अपेरेंट हो गए हैं और उनके नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। उन्होंने पिछला विधानसभा का चुनाव भी बहुत मजबूती के साथ लड़ा और हम सब लोग मिलेंगे तो चुनाव सतरंगी हो जाएगा बजाय एक रंग के, और हमारे अच्छी सफलता हमें मिलेगी। आखिरी सवाल कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो क्या आपको वाकई उम्मीद है कि अगले 15 दिन में, 20 दिन में, चूंकि आपने खुद ही कहा कि मीटिंग ही नहीं हुई जिस कमेटी में आप हैं, कांग्रेस ने भी 5 नेताओं की एक कमेटी बना दी है, मोहन प्रकाश भी हैं, मुकुल वासनिक भी है, 3 और नेता, 5 नेताओं की एक कमेटी बना दी, तो कमेटियां तो बहुत बन गई, मीटिंग भी 4 हो गई। क्या आपको लगता है कि अगले 15 दिन में सीट शेयरिंग पर कोई कंक्रीट बात हो जाएगी जिससे तय हो जाए कि ये जो 543 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 300 सीट या 400 सीट पर इंडिया गठबंधन इस तरह से एक के सामने एक उम्मीदवार उतारेगा? अजीत अंजुम जी, मुझको राहुल गांधी की जो व्यग्रता है उस पर बहुत विश्वास है। जिस जिस शिद्दत के साथ, जिस एग्रेसिवनेस के साथ उन्होंने सवाल उठाए हैं राष्ट्रीय एकता के, एकीकरण के, और भाजपा के विरुद्ध जिस तरह से वो आक्रामक हुए हैं, उनकी ये आक्रामकता कांग्रेस पार्टी को और व्यवहारिक बनाएगी। और कांग्रेस अब 2 बार से मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी मैं मानता हूं। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ था। 52-57 में हुआ था जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी हुआ करती थी। तो राहुल गांधी का जो व्यू पॉइंट है, उन्होंने जितना अपमान झेला है, वो जिस तरह की मुकदमेबाजियों में फंसे हुए हैं, और जिस तरह से एक साजिश के तहत जांच एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जांच एजेंसी भी आज जांच के घेरे में आ गई हैं। तो वो और आर्थिक असंतोष है, सारी चीज 1000 सवाल है, मैंने बताया पहले आपको। लेकिन मुझे राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है कि उसकी जो व्यग्रता है, उसका जो आक्रोश है, उसकी जो छटपटाहट है, वो कांग्रेस पार्टी को नई डायरेक्शन देगी। और सब मिलकर के 1 महीने के अंदर अगर 400 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर दिए तो इनमें आधी से ज्यादा सीटें हमारी होंगी। अच्छा, एक सवाल और कि बीजेपी का जो नेशनलिज्म का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, 22 जनवरी को वहां राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तमाम नेताओं को भी न्योता गया है, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, सीपीएम, सीपीआई, हर पार्टी के बड़े दिग्गज पूर्व प्रधानमंत्रियों को सबको न्योता गया है। एक तरह से राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही 2-3 महीने जबरदस्त देश में राम मंदिर, राममय माहौल बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी, हिंदुत्व, सनातन, ये सारे मुद्दे। इन मुद्दों के सामने इंडिया गठबंधन कैसे जाएगा त्यागी जी, कि जो एक देश में एक माहौल बन गया है, बहुसंख्यक आबादी में प्रधानमंत्री मोदी का जो कि पैठ या पेनिट्रेशन है, उसकी काट कैसे तलाशेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोई कई बार मिलता नहीं है। आपने अच्छा सवाल किया। राम मंदिर और राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद अदालत में था। हमने, इंडिया की घटक दल ने किसी ने ये नहीं कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। हमने कहा कि अदालत का फैसला जो आएगा हम मानेंगे, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। हमें यही प्रचार करना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर बन रहा है और हम भी इसको प्रणाम करते हैं। सनातनी जो हमारी प्रक्रिया है उसका धर्म प्रक्रिया, उसका हिस्सा है, और कोई इसका मुस्लिम संगठनों ने इसका कोई विरोध नहीं किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को और इसके नेताओं को ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको भी पार्टी के फैसलों में बदलने की आदत है और माहिर है, और वो करेंगे,
उससे कोई नहीं, हो भी लेकिन नहीं आपके प्रचार को जनता उस तरह से आत्मसात नहीं करेगी ना कि हम विरोधी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। भाई आप देखिए, आप सनातन की पक्ष की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, लेकिन एक स्टालिन के बेटे का एक बयान आता है, बीजेपी 4 महीने तक उसी बयान को लेकर उड़ जाती है और राजस्थान एमपी तक में वो बयान घर घर में पहुंचा दिया जाता है कि ये सब तो सनातन विरोधी है। तो बीजेपी की जो मशीनरी है, जो हिंदुत्व की पिच पर खेलने की मास्टर है, उससे मुकाबला ये कह के आप प्रचार करें तो वो नहीं समझने वाले लोग। देखिए, ऐसे सवाल देश की राजनीति में कई बार पहले भी उठे। संयुक्त विपक्षा होगा, बहुरंगी होगा, सतरंगी होगा, चुनाव प्रचार शुरू होगा, यहां से लेकर दक्षिण तक होगा। अब इसका जातिगत जनगणना का मैं उठाना चाहता हूँ। हाँ, जातिगत जनगणना एक काम है, उसको भी मजबूती से उठाना। ओबीसी की बात भाषणों में करना राहुल गांधी ने किया, लेकिन ओबीसी की हिस्सेदारी, उस पर एक सवाल उठता है। भाई देखिए, सतरंगी तो बना दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि एक जगह यादव को बनाया, एक जगह आदिवासी को बनाया, दलित को डिप्टी सीएम बना दिया। तो उन्होंने उस तरह से बिसात बिछा दी उसी जातिगत जनगणना के सवाल के बाद। अजीत अंजुम जी, जिस दिन जातिगत जनगणना बिहार में ओपन की गई थी और पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के आंकड़े आए थे, क्या इंडिया को पूरे देश में जिले जिले में उस दिन ये मांग नहीं करनी चाहिए थी? ये कोई नीतीश कुमार का एजेंडा था कि समूचे इंडिया गठबंधन का था? किसी राज्य में रैली करी? नीतीश कुमार के लिए मेरे पास 50 इन्विटेशन आए कि हमारे राज्य में भेजिए, हमारे राज्य में भेजिए, और एक भी पार्टी नहीं है। कल आरएसएस के एक नेता ने बयान दे दिया कि जातिगत जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। अनुप्रिया पटेल, अठावले, रामविलास की पार्टी के दोनों गुट, ये पार्टी है अपना उत्तर प्रदेश के जितने आउटफिट हैं, एनसीपी का आउटफिट, सब ने कहा नहीं, हम डिसएग्री करते हैं। इसका फायदा भी हम लोग नहीं उठा पाए। क्यों नहीं पूरे देश के हर जिले में इंडिया के लोगों ने धरना रखा, जातिगत जनगणना कराओ? मैं कह रहा हूँ सारे एजेंडे फेल हो गए होते अगर हमने 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 हजार के जल्द से जल्द जिला हेडक्वार्टर पे कर दिए होते। वो ऐतिहासिक मौका खो दिया। वो नीतीश कुमार का मुद्दा नहीं था, वो पिछड़ों का थी, पिछड़ों का था, जिनके बलबूते में बीजेपी राज कर रही है। तो ये सवाल जो हैं इनको आर्टिकुलेट करके अभी भी कोई देर नहीं है। पहला धरना इसी पर रखवा दीजिए, सामाजिक न्याय को लेकर के। सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी से न खाए निकला जा रहा है, न उगला जा रहा है। तो बीजेपी यही तो कहती है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास सिर्फ मोदी को हराना है, बस यही मुद्दा है। बाकी हम जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए तो हम उनके सबसे सही मुफीद ढंग से हम उनकी हिस्सेदारी तय करते हैं। देखिए, आप मेरी एक बात मान लीजिए अजीत जी, और चीजों पे सहमति रखिए। जातिगत जनगणना करा करके, पिछड़ों को उनकी संख्या का एहसास करा करके, 50% का जो रिजर्वेशन का कैप था, डरते थे लोग तोड़ते हुए, उत्तर भारत में खास तौर से, उसको दक्षिण में टूटा। 70% उत्तर भारत में करके नीतीश कुमार ने एक एजेंडा तो जरूर तैयार कर दिया था इंडिया के लिए। और अगर हम सब लोग इसको जिला स्तर, मैं फिर राहुल गांधी कहना चाहता हूं, अकेला नेता है कांग्रेस का, लेकिन ये खाली बयान देने भर से तो नहीं होगा ना। उन्होंने रैलियों में एमपी में जातिगत जनगणना की बहुत बात की, लेकिन बात गले तक उतरी नहीं या लोगों तक कम्युनिकेट नहीं हुई। अजीत जी, आज क्या हालत हो गई है? मैं उस पार्लियामेंट में था, जब घर से निकलता था मंडल वाले दिनों में, तो 50 घेर लेते थे। अब 50 कहते हैं कि हमारे राज्य में कब नीतीश कुमार का खरा होगी। कर्पूरी ठाकुर, वीपी सिंह की तो शहादत होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने भी एजेंडा तय किया था। इसको लेकर निकलते हैं, नहीं निकले। और आज भी मैं कहता हूं, आज भी कारगर है ये। अब देखिए क्या परिस्थिति होगी है। शिवराज पाटिल को हटाओगे तो यादव बनाना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान को हटाओगे तो यादव बनाना पड़ेगा। अब राजस्थान में भी अगर पंडित जी बनाओगे मुख्यमंत्री तो बैकवर्ड को जो है पार्टी का अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। ये पहले नहीं था। ये है परिवर्तन, ये है वीपी सिंह, ये है कर्पूरी ठाकुर, ये है लोहिया, ये है नीतीश कुमार। हाँ, लेकिन अगर देखिए प्रेसिडेंट के पद पर देखिए तो आदिवासी प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रहते बनी,
दलित प्रेसिडेंट इसके पहले थे। यही तो वो कह रहे हैं। अब एक जातिगत जनगणना बड़ा हथियार हो सकता है, लेकिन वही आपकी जो चिंता है कि उसको जिस ढंग से गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए, लोगों के दिमाग में आए, समझ में आए कि जातिगत जनगणना के फायदे क्या हैं और हम इसको कैसे लागू करेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि कांग्रेस या बाकी सारी पार्टियां क्या उसको, उस कैंपेन को अगले 2.5 महीने में वहां तक पहुंचा पाएंगी जो सबसे बड़ा मुद्दा हो जाए? मैं आपके पुराने चैनल पर बैठने के लिए तैयार हो चुका हूं और अगली मुलाकात जब हमारी आपकी होगी विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चलिए, समय हो गया। केसी त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पुराना चैनल मतलब न्यूज 24 की बात कर रहे हैं, शायद न्यूज 24 पर डिबेट में केसी त्यागी जी जा रहे हैं, मैं वहां मैनेजिंग एडिटर था। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी, बातचीत होती रहेगी। 2.5-3 महीने हैं, चुनाव में कई बार बात करेंगे। नमस्कार।